अभी एक बार और इतना अपन देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। वाईमैक्स, वाईमैक्स में अपन ने वो तो फुल फॉर्म देख लिया था। ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है वाईमैक्स, ठीक है, मतलब एक ब्रॉडबैंड तरह से काम करता है ये, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बड़ी है, 2 से लेके 11 गीगाहर्ट्ज तक और 50 किलोमीटर तक काम करता है, ठीक है। फिर आ जाता है अपना जिगबी। जिगबी के लिए हमने क्या बताया था आपको कि ये जिगबी का एक लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स या स्मार्ट होम्स को जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। अब स्मार्ट होम या आईओटी क्या होता है इसके बारे में अपन अभी पढ़ेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जैसे आईओटी है, आईओटी में क्या है, जितने ऑन ऑफ होने वाले डिवाइसेस हैं, ठीक है, जैसे आपका एसी हुआ, एसी मोबाइल से कंट्रोल कर लेते हैं अपन, या फिर एलेक्सा से बल्ब चालू हो जाती, लाइट्स डांसिंग वाली लाइट्स आती हैं, वो सब चीजें आईओटी के अंदर स्मार्ट डिवाइसेस कहलाते हैं। यदि स्मार्ट डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो उसमें जो टेक्नोलॉजी होती है उसको कहलाते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब जो अपने पास रियल ऑब्जेक्ट एंटिटी हैं उनको इंटरनेट से सेंसर के माध्यम से कनेक्ट कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, जैसे ब्लूटूथ से अपन क्या कर रहे हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट डिवाइसेस को किससे कनेक्ट करते हैं, जिगबी टेक्नोलॉजी कहलाती वो। समझ में आ रहा है, जैसा ब्लूटूथ कंसेप्ट है वैसे ही जिगबी कंसेप्ट है। अब जिगबी में कौन सी टोपोलॉजी काम करती, मैसनेट। मैसनेट मतलब हर एक डिवाइस उसमें अगले से कनेक्ट होगा, ठीक है। 100% रिलायबिलिटी रहेगी, स्पीड स्लो रहेगी, क्योंकि इसमें ऑन ऑफ ही तो करना, कोई वीडियो ऑडियो सेंड तो होना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 से लेके 100 मीटर तक है और 250 केबीपीएस तक की स्पीड होती है। आपका ब्लूटूथ इससे ज्यादा स्पीड देता है। अब इसके बाद दो और अन्य टेक्नोलॉजी अपन ने चर्चा की है कि एक होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन और एक होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, रेंज का अंतर है। ये छोटी रेंज पे करता है, ये बड़ी रेंज पे काम करता है। ये 4 सेंटीमीटर तक काम करता है, ये कुछ ज्यादा रेंज है, यहाँ पे शायद लिखी हो, इसकी रेंज नहीं लिखी है, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा, मतलब 5-10 मीटर तक काम कर सकता है, मीटर की बात कर रहा है, क्योंकि अपनी कार के अंदर अपना फास्टैग रखा होता है तो खींच कर जाता है, कितने भी दूर से आप निकल जाओ बच के तो भी काम कर जाता है। दोनों में केवल डिस्टेंस का अंतर होता क्या है, जो ये है अपना नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कॉन्टेक्टलेस टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड, मतलब ये कॉन्टेक्टलेस कार्ड में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी। जैसे ये अपन ने अभी इसको डिस्कस किया था कि ये कार्ड है, इसमें ये सिग्नल बने हुए हैं, तो ये कार्ड बिल्कुल पास से जाके स्वैप कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें है क्या, कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज हुई थी टेक्नोलॉजी, तब इस पे इसका डेवलपमेंट भी तभी हुआ है, ठीक है। और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफआईडी है, आरएफआईडी भी बिल्कुल सेम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड ट्रैक द टैग अटैच टू द ऑब्जेक्ट। अब इसमें फास्ट टैग जैसे अपन यूज कर रहे हैं। दूसरा है एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन। एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन मतलब चोरी के लिए जो आपके शॉपिंग मॉल्स में यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक टैग होता है और एक रीडर होता है, जैसे कार के ऊपर टैग लगा, ठीक है, फास्ट टैग, और रीडर करने के लिए जो अपना जो स्टेशन होता है, कौन सा टोल, टोल पे उसका रीडर होता है, तो वो उसको रीड कर सकता है, ठीक है। फिर अगली टेक्नोलॉजी लाइट फेडेलिटी, जैसे वाईफाई था, यहाँ पे क्या है, लाईफाई, ठीक है, लाईफाई, LIFI, ठीक है, ये लाईफाई है। अब इसमें क्या है, लाईफाई टेक्नोलॉजी में एक तो ये जैसे अपना अपन ने फाइबर ऑप्टिकल पढ़ा था, फाइबर ऑप्टिकल केबल, उसमें क्या हो रहा था, जो सिग्नल का ट्रांसमिशन था वो लाइट के फॉर्म में था, तो ये भी लाइट के फॉर्म में सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। उसी के आधार पे है, जैसे अपने एलईडी बने हैं, आपके यहाँ पे भी एलईडी लगा हुआ है, कैमरे में ये वाला एलईडी लगा है, कंप्यूटर में हर जगह एलईडी है। एलईडी बहुत सस्ती, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करता है। यदि एलईडी से इंटरनेट मिलने लगे, मतलब एलईडी से जो लाइट निकल रही है उसके माध्यम से आपको इंटरनेट मिलने लगे, तो बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है अपने मोबाइल में यूज कर रहे हैं, उसने उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ हानि पहुंचती है, ठीक है। तो यहाँ पे नया कंसेप्ट आया, ये स्पीड भी बहुत ज्यादा है इसकी, 224 जीबीपीएस तक, ठीक है, एलईडी के माध्यम से इंटरनेट। फिर आता है अगला है वाइट फाई, ठीक है। वाइट फाई जो कंसेप्ट है, वाइट फाई जो आपका टीबी या टीबी मतलब टेलीविजन में जो स्पेक्ट्रम यूज नहीं हो पा रहा, क्योंकि टेलीविजन में बहुत सारा स्पेक्ट्रम यूज नहीं होता है, ऐसा रिसर्च बताती है,
ठीक है, 95 से 97% खाली रह जाता है स्पेक्ट्रम, मतलब टीवी हर समय चलती नहीं रहती है, आजकल तो और कम हो गया है। ठीक है, तो उसका यूज इंटरनेट के लिए कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम तो वही है, मतलब स्पेक्ट्रम मतलब एक सिग्नल ट्रांसमिट करने का रास्ता। ठीक है, तो उस स्पेक्ट्रम का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, अपना वाइट इंटरनेट जो चलाते हैं उसको वाईफाई बोल रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाता है अपना इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये कंसेप्ट जिसको आईओटी बोलते हैं, केविन एस्टन ने इसको डेवलपमेंट किया। अब इसको परिभाषा देखिए, IoT is a network of devices that have an embedded hardware and software to communicate, connect and exchange data। मतलब डाटा को एक्सचेंज करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए ऐसा एक कम्युनिकेशन सिस्टम बन गया है। ठीक है, जिससे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्या, IoT। ठीक है, IoT में ऑन ऑफ करने वाले जो डिवाइसेस हैं उनको इंटरनेट के माध्यम से और सेंसर के माध्यम से कनेक्ट करना। ठीक है, तो जैसे ये सीसीटीवी कैमरा, पर्सनल कंप्यूटर, बल्ब, है ना, मोबाइल, कार, इसको कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और उनको केवल इंटरनेट के माध्यम से, आप घर में नहीं भी हो तो घर की चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप बाहर चले गए, एसी चालू भूल गए तो उसको बंद कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो इनके लिए क्या होता है, हर एक चीज के लिए अलग अलग ऐप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहां पे और अगला कंसेप्ट आया, वेब ऑफ थिंग्स। अब आपको जैसे एलेक्सा का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ रहा मोबाइल में, किसी और चीज का एक ऐप, जितने भी आपके पास स्मार्ट डिवाइसेस होंगी उनकी अलग अलग ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी। तो उसको डील करने के लिए क्या आएगा, वेब ऑफ थिंग्स। अलाउ द यूजर ऑफ वेब सर्विसेज टू कनेक्ट एनीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड। जो फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी चीज है उसको कनेक्ट कर सकते हैं के माध्यम से। तो फिजिकल वर्ल्ड बिसाइड्स ह्यूमन आइडेंटिटी वेब। ठीक है, ऑन द वेब मतलब वेब पे ह्यूमन आइडेंटिटी है तो उसको भी अपन कनेक्ट कर। ठीक है, तो इंटरनेट ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन उसको डील कर लिया गया किसके माध्यम से, वेब ऑफ थिंग्स के माध्यम से। अब कॉम्प्लेक्स नहीं बचा, मतलब एक ही उसके माध्यम से सब अलग अलग ऐप की जरूरत नहीं बचेगी। ठीक है, फिर आ गया सेंसर। आप जो मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल को आप घुमाते हो तो घूम जाता है अपने आप उसकी स्क्रीन। ठीक है, तो चाहे पोर्ट्रेट करो चाहे लैंडस्केप करो, यूट्यूब में आप वीडियो ऑटोमेटिक घूम जाता है। ठीक है, मैक्सिमाइज हो जाता है उसकी। तो उसके लिए दो सेंसर यूज होते हैं। ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा है। वो जो पेपर डिजाइन होते हैं वो एनसीईआरटी से होते हैं, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी हो जाता है, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। सिलेबस में अलग से नहीं लिखा। यहाँ क्या लिखा है, एक्सेलरोमीटर और गायरोस्कोप, दो सेंसर हैं। कौन कौन सा, एक्सेलरोमीटर और गायरोस्कोप। एक्सेलरोमीटर क्या करता है, फोन डिटेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द फोन। मोबाइल फोन इस सेंसर के माध्यम से क्या डिटेक्ट कर सकता है, ओरिएंटेशन की, ऐसा है कि ऐसा है, मतलब लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है, ये इसको कौन कर सकता है डील, ये वाला एक्सेलरोमीटर। दूसरा है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप क्या ट्रैक करता है, रोटेशन, ट्रैक द रोटेशन आर ट्विस्ट ऑफ योर हैंड, अपना जो घूम रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, एंड एड टू द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एक्सेलरोमीटर। एक्सेलरोमीटर द्वारा जो सप्लाई इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको ऐड करके ये दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो इतना समझना था इसमें। फिर आ जाता है स्मार्ट सिटी। अब स्मार्ट सिटी मतलब क्या, ऐसी सिटी जिसका मैनेजमेंट स्मार्ट हो। अब मैनेजमेंट कैसे स्मार्ट हो, सिटी में क्या क्या जरूरतें हैं, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, पावर प्लांट, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सबको, इसके अलावा हॉस्पिटल, स्कूल, लाइब्रेरी, सबका मैनेजमेंट स्मार्ट तरीके से हो जाए। अब ये स्मार्ट तरीका क्या है, इसके लिए आप इंटरनेट, सेंसर, ठीक है, इन सब चीजों का यूज हो। यहाँ पे एक बना है मॉडर्न अर्बन दैट यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड एंड सेंसर टू कलेक्ट द स्पेसिफिक डाटा। डाटा को कलेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, इन तरीकों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन गेन फ्रॉम द डाटा, गेन फ्रॉम डाटा, डाटा इज यूज टू मैनेज एसेट, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज एफिशिएंटली। जो सर्विसेज और रिसोर्सेज हैं उनका अधिकतम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं अपन। ठीक है, मैनेज काय के माध्यम से कर रहे हैं, इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सेंसर, कंप्यूटर, डब्ल्यूओटी, आईओटी, इन सब के माध्यम से जो ऐसे काम कर रहे हैं, इसी कंसेप्ट को बोला जा रहा है स्मार्ट सिटी। ठीक है, बस स्मार्ट सिटी में यही था। फिर आ जाती क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड मतलब क्या, बादल।
ठीक है। बादल मतलब कंप्यूटर की भाषा में जो क्लाउड है वो एकदम आपके इंटरनेट समझ लो, क्योंकि इंटरनेट कहीं ना कहीं सर्वर है, बादल पे नहीं है। जैसे आप देखो क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल आप गूगल ड्राइव यूज करते हो, सब लोग, सबका गूगल का अकाउंट है मोबाइल में, और एक गूगल ड्राइव होता है, आपकी फोटो वोटो आप उस पर सेव कर लेते हो। अब इसके बाद आपका मोबाइल भी बदल जाए, कुछ भी हो जाए, आप अपनी आईडी से लॉग इन, आईडी पासवर्ड डालना है, वो कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, होता है ऐसा। तो वो जो आपका डाटा है आपके मोबाइल में ना रख के आप कहाँ रख रहे हो, बादल में, मतलब इंटरनेट में। वही लिखा है सीधा सीधा, कंप्यूटर बेस्ड सर्विस आर डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट और क्लाउड, उसी इंटरनेट बोलते हैं, उसी को क्लाउड, क्लाउड पे रख दिया या इंटरनेट पे रख दिया, ठीक है। फॉर द केस ऑफ फॉर द केस ऑफ देयर एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग एनी स्मार्ट डिवाइस, कहीं से भी किसी भी डिवाइस का यूज करके आप उन सर्विसेज को यूज कर सकते हो। यही कहलाती क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि कंप्यूटिंग हो रही है यहाँ पे। कौन सी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटाबेस, स्टोरेज। आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का भी यूज कर सकते हो, डाटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हो, और स्टोरेज का तो यूज कर ही रहे हो, स्टोरेज तो आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, भाई जितना बिल आ रहा है आपका, 50 यूनिट बिजली जली, 100 यूनिट जली, 200 यूनिट जली, जो भी जला उतने के उतना का आप पे कर रहे हो। ऐसे ही आप, यदि आपको ऐसा हो जाए कि हमें, मान के चलो कोई एक सॉफ्टवेयर खरीदा अपन ने, ठीक है, आप अपन बहुत सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे, मान के चलो अपन कोई बड़ा काम कर रहे हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए अपन को, तो सॉफ्टवेयर को खरीदेंगे अपन, साल भर के लिए खरीदेंगे, वो तो जैसे अपन एंटीवायरस खरीदते हो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ऐसा ही मिलता है, या 1 साल के लिए। तो ऐसे यदि कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, वो 50,000 रुपए का है, आपने साल भर के लिए खरीदा, काम आपने 5 दिन किया, तो उसका एफिशिएंटली यूज नहीं हुआ ना। तो आप थोड़े समय के लिए, जितने समय के लिए यूज करना उतने समय के लिए लो ना, आप इंस्टॉल भी मत करो अपने सिस्टम पे, वहीं से सीधा इंटरनेट पे इंस्टॉल है, उसी से काम करो। तो इस तरह की सर्विसेज मिलना है क्लाउड कंप्यूटिंग में आती है। आप अभी केवल स्टोरेज समझ रहे थे, इसके अलावा क्या होता है, आप सॉफ्टवेयर भी ले सकते हो और थोड़े समय के लिए ले सकते हो, वही आगे पे है। वैसे ही हम अप्रूव्ड सर्विसेज को कंपनीज द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिनका हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा SaaS, PaaS, IaaS, ये 3 चीजें हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये 3 तरह के होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज और इंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब इनको क्या करेंगे आप, लैपटॉप, सर्वर, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट, इनके माध्यम से इनका यूज करोगे। अब इनमें अंतर क्या है, थोड़ा थोड़ा अंतर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाता है आपका, जैसे आपको कोई सर्वर चाहिए या वर्चुअल मशीन चाहिए, ठीक है, या बैकअप फैसिलिटी, जैसे ही आप नया फोन खरीदते हो तो आपके मोबाइल नंबर और मैसेज बैकअप आ जाते हैं ना, क्यों, क्योंकि आपने गूगल की आईडी से लॉगिन किया था, गूगल आपको सुविधा दे रहा है। तो ये भी तो एक तरह का क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे बैकअप बना है आपका, उसके क्लाउड पे, गूगल के क्लाउड पे बैकअप बना है, ऑटोमेटिक आ जाता है, होता है ऐसा। तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में बैकअप फैसिलिटी मिल जाती है, नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर में नेटवर्क आता है, आप नेटवर्क फैसिलिटी ले सकते हो, ठीक है। प्लेटफॉर्म में क्या आ जाता है, मान के चलो आपको यहाँ पे माई एसक्यूएल, जैसे अपन लोग अपने सिस्टम में क्या माई एसक्यूएल करें हैं इंस्टॉल, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर था, 2-3 GB का, क्यों, आपने इंस्टॉल किया सब में, 2-3 GB का है, सब में इंस्टॉल किया, कितना टाइम लगा। ऐसा ही मान के चलो पाइथन भी अपन ने इंस्टॉल कर दिया, 2-3 सॉफ्टवेयर, क्योंकि एक प्रोग्राम बनाने के लिए आपको 2-3 सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके अलावा भी कोई कोई चीजें बीच में जो इंस्टॉल होनी होती वो हो जाती हैं। जैसे आपको विजुअल स्टूडियो चाहिए पड़ता है कुछ चीजें चलाने के लिए, तो वो इंस्टॉल हो जाते हैं ऑनलाइन, आपको पता भी नहीं चलता है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन लेता रहता है डाटा, टाइम लगता है। तो उन सबको इंस्टॉल ना करके अपने सिस्टम को क्यों अपन स्लो करें, अपन को थोड़ी देर यूज करना है वो, तो उसको इंस्टॉल ना करके आप सीधा क्लाउड से उसका एक्सेस ले लो, आईडी पासवर्ड डालोगे, उसका एक्सेस मिलेगा, अपना काम करो और खत्म कर दो। जैसे आपका जितनी देर आप यूज करोगे उतनी दूर का पैसा दो उनको, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, a user can install and execute an application without working about without worrying about underlying infrastructure or their setup, उनका सेटअप और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर आ गया सॉफ्टवेयर सर्विसेज। अब इसमें सॉफ्टवेयर में जैसे आपको ऑफिस 365 आता है एक, ठीक है, सुना है, तो वो ऑफिस 365 को आप मोबाइल में इंस्टॉल ना करके सीधा उसके क्लाउड से एक्सेस ले लो, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा क्या, सॉफ्टवेयर मिल गया एज अ सर्विसेज, सब एज अ सर्विस लिखा है, ठीक है।
फिर आएगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट को लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, मेघराज नाम का एक क्लाउड बनाया है। ठीक है, मेघराज जीआई क्लाउड है, ये क्या है, जीआई क्लाउड, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, 2020 में आया था एमपीपीएससी में कि जीआई इनमें से कौन सा जीआई क्लाउड है, तो मेघराज इसमें से जीआई क्लाउड था। तो इसकी जो यूआरएल है, यूआरएल बोलते हैं https डबल डॉट द बैकस्लैश डबल क्लाउड डॉट जी। ठीक है, फिर आता है अगली टेक्नोलॉजी है ग्रिड कंप्यूटिंग। अब ये ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, आपको आपके पास मान के चलो 50 कंप्यूटर है अपने पास, ठीक है, उस उनके प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन तो बहुत कम हो रहा है, चालू नहीं है, कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो यदि उन सब के दिमाग को, प्रोसेसर मतलब उनके दिमाग को जोड़ दिया जाए, तो अपन कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। छोटा जैसे मान के चलो अपना सिस्टम है i5 प्रोसेसर, उसमें i5 प्रोसेसर की मान के चलो 5.0 गीगाहर्ट्ज उसकी क्षमता है, उससे ज्यादा का डील नहीं कर पाएगा वो, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंग हो जाएगा वो, कोई बहुत हैवी गेम चलाओगे उस पर तो हैंग होगा वो। तो अब आपको बहुत बड़ा काम करना है, तो आप क्या करोगे, यदि सारे के सारे कंप्यूटर के दिमाग को जोड़ दिया जाए तो आपके पास सुपर कंप्यूटर जैसा बड़ा कंप्यूटर बन जाएगा। तो बस वही कंसेप्ट है ग्रिड कंप्यूटिंग में। ग्रिड कंप्यूटिंग यूटिलाइज अ नेटवर्क आर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, एक पूरा का पूरा नेटवर्क या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर for making computer resources like supercomputer and perform large or complex operation and task over it। जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है या बड़ा टास्क है उसको काम करने के लिए आप इसको यूज कर रहे हो, किसको, सबका दिमाग या फिर सबकी मेमोरी, एक तो दिमाग है या मेमोरी है। तो यहाँ पे अनयूज्ड कंप्यूटिंग पावर ऑफ मैनी कंप्यूटर आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यूजिंग ग्रिड कंप्यूटिंग, यही कहलाती है। दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, डेटा ग्रिड और सीपीयू ग्रिड। डेटा ग्रिड में क्या होता है, मैनेज लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैविंग रिक्वायर्ड मल्टी यूजर एक्सेस, बड़ा सा डेटा को कर लेते हैं अपन एक्सेस, ठीक है। और सीपीयू या प्रोसेसर ग्रिड में क्या होता है आपका, सॉफ्टवेयर सीपीयू का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। अब इसके लिए सॉफ्टवेयर क्या है, ग्लोबस। देखिए इसमें जो सॉफ्टवेयर है ग्लोबस टूल किट, http डबल डॉट डबल स्लैश टूल किट डॉट ओ आर जी स्लैश टूल किट, यहां से क्या हो सकता है, ग्रिड कंप्यूटिंग का सॉफ्टवेयर जो दिया है वो डाउनलोड हो सकता है। ठीक है, ये अपन इसलिए लिख पढ़ लिया, वो भी आपका सीधा सीधा एनसीईआरटी से है। ठीक है, फिर आता ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन सुना है नाम, ब्लॉकचेन एक एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसका यूज होता है जो डिजिटल करेंसी है, सबसे मेन, बहुत सारे यूज है इसके, उसमें से एक जो सबसे ज्यादा अपन को समझ में आ रहा है वो यूज कौन सा है, डिजिटल करेंसी में। ठीक है, डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन सुना होगा नाम आपने, तो उसमें इसका यूज होता है। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक जैपनीज नाम है, नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं अजीब सा नाम है। ठीक है, अभी बता देंगे, वो अभी देख के बता देंगे, इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो उसने इस टेक्नोलॉजी की खोज की थी। ठीक है, अब ये टेक्नोलॉजी है क्या, जैसे आप बैंक में अकाउंट खोला एसबीआई में, सबके अकाउंट है, ठीक है, या पूरे, ये तो केवल यहाँ के हुए, पूरे सागर के, पूरे जबलपुर के सबके अकाउंट क्या होते हैं, एक कहीं ना कहीं उनका सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस होगा, होगा, सबका डाटा यहाँ का देवरी के एसबीआई ऑफिस में है, उनका डाटा सागर ऑफिस में होगा, तो एक सेंट्रलाइज्ड होगा। यदि वो कंप्यूटर हैक हो गया, कौन सा, सेंट्रल, तो सबका डाटा हैक हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी समस्या बन जाएगी। तो इसी ड्रॉबैक से बचने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी आई, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन वाला कंसेप्ट है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उससे जितने लोग जुड़े हैं सबके पास, या जितने उसके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है सब में उसकी एक कॉपी रहेगी। तो यदि कोई भी उसमें चेंज होगा, जो कॉपी है किसी भी कंप्यूटर से, यदि उस कॉपी में कुछ भी चेंज होगा तो सब कंप्यूटरों पर रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि वो तो ऑनलाइन रियल टाइम है। तो जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा तो पता चल जाएगा कि कहां से हमला हुआ है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे चलता है। अब देखो क्या है, यहाँ पे वही लिखा, ट्रेडिशनली मतलब जो चला आ रहा है उसमें क्या कर रहा है, वीक परफॉर्म डिजिटल ट्रांजेक्शन बाई स्टोरिंग डाटा इन अ सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस एंड टर्म परफॉर्म द ट्रांजेक्शन परफॉर्म आर अपडेटेड वन बाई वन, एक के बाद एक ट्रांजेक्शन अपडेट होते हैं या परफॉर्म होते हैं, और कहां पे रहते हैं, एक सेंट्रल सिस्टम पे। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एंड शेयर्ड डाटाबेस। एक तो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई एक सेंट्रल किसी के पास नहीं है, सबके पास है, तो मतलब किसी एक के पास नहीं है, और शेयर्ड है, सबके पास है। ठीक है,
तो शेयर डाटाबेस वेयर ईच कंप्यूटर हैज अ कॉपी ऑफ डाटाबेस। ठीक है, हर कंप्यूटर के पास क्या है, कॉपी ऑफ डाटाबेस है। अब ईच ब्लॉक, जो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉकचेन का, ब्लॉकचेन मतलब कई सारे ब्लॉक की, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, चार ब्लॉक, ऐसी चेन बनना, उसी को बोल रहा ब्लॉकचेन। नाम से क्या समझ में आ रहा, ब्लॉक की चेन। तो एक ब्लॉक में क्या होता है, एक ब्लॉक क्या होता है, ईच ब्लॉक में सम डाटा कॉल्ड हेडर, जो हेडर है ना, विजिबल टू एवरी अदर नोड। एक जो डाटा, एक चेन का हेडर है वो सबको, लेकिन ओनर जो है, वाइल ओनली ओनर क्या कर सकता है, एक्सेस, एक्सेस टू द प्राइवेट डाटा ऑफ द ब्लॉक। जो प्राइवेट डाटा है ब्लॉक का, उसको कौन कर सकता है एक्सेस, केवल ओनर। ठीक है, ओनर मतलब जो हर कोई ओनर है उसमें, जो उसमें अपना ब्लॉकचेन खरीद रहा है या बना रहा है, तो वो सब ओनर है, तो सबके पास रहेगा। अब होता कैसे है, इसका एक डायग्राम बना हुआ है। जैसे समवन रिक्वेस्ट अ ट्रांजेक्शन, उसकी एक ब्लॉक बना, ठीक है, फिर द रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल द नोड इन द नेटवर्क। ये देखो, ये जैसा आपका कौन सी टोपोलॉजी थी, मैश, मैश बन गया, सबके पास है, सबसे कनेक्टेड है वो वाला ब्लॉक। फिर क्या हुआ, इफ वेरीफाइड बाय द नोड द ब्लॉक गेट एडेड इन द ऑलरेडी एग्जिस्ट चेन ऑफ द ब्लॉक। मतलब ये वाला ब्लॉक यदि वेरीफाई हो गया, तो इस चेन में, जो बड़ी सी चेन, एक दो तीन चार ब्लॉक उसमें ऐड होता जाएगा। हर बार यही होगा, क्या होगा कि वो सबके पास जाएगा और फिर ऐड होगा वेरीफाई होने के बाद। दस द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, फाइनल हो गया। मतलब एक ब्लॉक था, यदि कोई नया ब्लॉक जनरेट हो रहा है, तो ये सबसे पहले सबके पास जा रहा है, वो पहले से जो बने बनाया था ब्लॉक चेन, उसमें ऐड हो गया। ठीक है, हर बार यही होता है। तो इसका मोस्ट पॉपुलर यूज क्या है, हम जो समझते हैं वो क्या है, डिजिटल करेंसी में। इसके अलावा वोटिंग सिस्टम में भी इसका यूज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी कोई कुछ होगा तो वो सबके पास जाएगा। तो यदि एक कॉपी बस बदली है, तो पता चल जाएगा कि इनकी बदली है। ठीक है, तो ये सबके पास है सिस्टम, इसलिए बहुत सिक्योर सिस्टम है। अभी तक इसको हैक नहीं किया जा सका है। इथीरियम, बिटकॉइन, रिपल, लिब्रे, इस टाइप की ये क्या है, करेंसी है अलग अलग। ठीक है, डिजिटल करेंसी। फिर आता है टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। अब यहाँ पे जो अपन इंटरनेट कनेक्शन होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसमें डायल अप कनेक्शन है सबसे पहले, ये सबसे स्लो होता है। डायल अप कनेक्शन मतलब जो इंटरनेट की लाइन बिछी, टेलीफोन की लाइन बिछी है, उसी से इंटरनेट चलाना। डायल करते हैं अपन नंबर, तो अपना इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है, डायल करते हैं तो फिर मोबाइल मोबाइल चालू, लैंडलाइन चालू हो जाता है, डायल अप कनेक्शन कहलाता है। इसमें मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडेम क्या होती है, मॉड्यूलेशन प्लस डीमॉड्यूलेशन, दोनों काम करती है। मॉड्यूलेट करती सिग्नल को, मतलब एनालॉग टू डिजिटल, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन जो होता है वो मॉडेम के द्वारा होता है। एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में, हमने बताया था कि एक्सचेंज ऑफिस से आपका जो सिग्नल आ रहा है वो कैसे आ रहा है, एनालॉग फॉर्म में। लेकिन कंप्यूटर तो डिजिटल समझ रहा है, तो उसको पहले कंप्यूटर में आने से पहले क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है एक लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन मतलब होती प्राइवेट लाइन। हमारे इंटरनेट के लिए हमने अलग से अपनी लाइन बिछवा ली, अब उसको कोई हैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें किसी और का डाटा जा ही नहीं रहा। तो इसको बोलते हैं लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन का कंसेप्ट बैंकिंग में जनरली यूज होता है। ठीक है, फिर आता है आईएसडीएन, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क में क्या कर दिया गया, दो सर्विसेज को इंटीग्रेट कर दिया। कौन सा, डाटा अलग और आपका वॉइस अलग, तो दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, तो आईएसडीएन बन गया। इसके अलावा डीएसएल है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसमें जो डीएसएल कनेक्शन होता है, डीएसएल जो हम लोग यूज करते हैं, इसमें डाउनलोडिंग फास्ट होती है, डाउनलोडिंग फास्ट होती है, अपलोडिंग स्लो होती है। तो ये हमारे जैसे लोगों के लिए तो कारगर है, लेकिन सर्वर में यदि कोई कंप्यूटर चला रहा है जिसमें अपलोडिंग, बहुत सारी अपलोडिंग करनी है, उसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, और भी चीजें हैं, इसको इतना समझ लो, अभी इसमें और ऐड होगा। फिर आता है आपका मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आपकी 1G 2G 3G 4G 5G और 6G भी आ गया अब। ठीक है, 6G मतलब आने वाला है, उसकी कंसेप्ट आ चुका है 6G का, के पास नहीं आया है 6G, तो 5G में ही बहुत अच्छा चल रहा है इंटरनेट, है ना। तो ये 1G जो था कब आया, 81 82 में आया था कंसेप्ट। फिर 2G आया 1991 में, 3G आया 98 में, और 2001 से इसका कमर्शियली यूज हुआ। 4G आया 2008 में, और 5G आया 2018 में। हम तक तो 2020-21 तक पहुंचा है, 22 ही में अभी यहाँ हो है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है अंतर, स्पीड का। सबसे पहले स्पीड और टेक्नोलॉजी, वो अपन को पढ़ना है। कुछ स्पीड है और कुछ टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे जो 1G है, यूज टू ट्रांसमिट ओनली वॉइस कॉल, वॉइस कॉल बस जाती थी, उसमें इंटरनेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ठीक है, 2.4 kbps स्पीड थी, एनालॉग सिग्नल था।
2G में क्या हो गया, वॉइस कॉल के साथ ट्रांसमिटेड इन डिजिटल फॉर्म, वो एनालॉग फॉर्म में थी वॉइस कॉल, देखो वॉइस कॉल एनालॉग सिग्नल, यहाँ पे डिजिटल हो गया, डिजिटल कॉल हो गया, ठीक है। इम्प्रूव्ड कॉल, इससे डिजिटल होने से क्या हुआ, इम्प्रूव क्या हो गया, कॉल क्वालिटी, सिक्योरिटी आ गया, ठीक है। फिर एसएमएस और एमएमएस वाली कंसेप्ट भी आ गए। फिर जाके 3G आया, 3G में क्या हो गया, डिजिटल वॉइस एंड डेटा सर्विसेज, अभी केवल वॉइस हुई थी डिजिटल, अब डाटा और वॉइस दोनों डिजिटल हो गए, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस वाया सेम रेडियो टावर हो गया, 2 Mbps तक की स्पीड हो गई 3G में। फिर आया 4G जिसको अपन ने खूब चलाया है, ठीक है। 4G में 3G से 4G में ऐसा लगता था कि भाई इंटरनेट अब कितना, तो जब 5G से 4G से 5G आया तो कैसा लगने लगा, खत्म ही नहीं होता डाटा, ठीक है। तो ये 4G में क्या हो गया, अभी क्योंकि फ्री है, ठीक है, सपोर्ट इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, वॉइस, वीडियो, वायरलेस, इंटरनेट, जो भी ब्रॉडबैंड सारी सर्विसेज को ये कर रहा था, 1 Gbps तक की स्पीड थी, लेकिन वो था लिमिट अपने पास की, अपन डाटा खरीदते थे 2 GB या 1.5 GB या 1 GB पर डे का, वो खत्म हो जाता था, कभी कभी तो सुबह ही खत्म हो जाता था, ठीक है। फिर आ गया 5G, अब 5G में जो जितनी नई टेक्नोलॉजी IoT आया, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन आया, और इसकी स्पीड हो गई 20 Gbps तक, ठीक है। तो ये स्पीड बढ़ती जा रही है, अब इस लोअर लेटेंसी हो गई, ठीक है, लेटेंसी कम होना मतलब कोई डिले नहीं होता सिग्नल में, ठीक है। और अब 6G आ गया, 2030 तक 6G आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ पूरा